बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हमने बात की माइक्रोबॉडीज़ के बारे में, यानी स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और परऑक्सिसोम के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें एटीपी सिंथेसिस होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, रेस्पायरेशन यहाँ पर होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर चूँकि एनर्जी पैदा होती है इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी पावर पैदा होती है तो इसलिए उसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। डिटेल में जाने से पहले हम पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने यूज़ किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसकी डिस्कवरी के बारे में। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोलिकर। सबसे पहले कोलिकर ने उसको डिस्कवर किया था। सबसे पहले कोलिकर ये एक साइंटिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरर है। कहाँ पर डिस्कवर किया था? उन्होंने जो इंसेक्ट्स के जो फ्लैट मसल होते हैं उसमें उन्होंने डिस्कवर किया था। इन द फ्लैट मसल्स ऑफ सेल, जो कि फ्लैट मसल होते हैं इंसेक्ट के, फ्लैट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स के जो फ्लैट मसल होते हैं सबसे पहले उसमें कोलिकर ने डिस्कवर किया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि फ्लैट मसल में उसकी तादाद इंतहाई ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले कोलिकर ने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को फ्लैट मसल्स ऑफ द इंसेक्ट्स में, सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्लेमिंग। सबसे पहले उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक टर्म यूज़ किया, फीला। सबसे पहले फ्लेमिंग ने फीला टर्म यूज़ किया माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। सबसे पहले फ्लेमिंग यूज्ड अ टर्म फॉर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर दिस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, फीला। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्टमन। फिर उन्होंने इसके बाद इसके लिए बायोप्लास्ट का टर्म यूज़ किया। इसके बाद आर्टमन ने बायोप्लास्ट का टर्म यूज़ किया माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। आर्टमन यूज टर्म बायोप्लास्ट फॉर दिस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म। उन्होंने इसके लिए बायोप्लास्ट का टर्म यूज़ किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंडा। उन्होंने फिर इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म यूज़ किया। तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। डिस्कवर किसने किया? कोलिकर ने। कहाँ पर किसने डिस्कवर किया? फ्लैट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स में उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। और इससे पहले उन्होंने इसके माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने से पहले फ्लेमिंग ने उसके लिए फीला, आर्टमन ने उसके लिए बायोप्लास्ट का टर्म यूज़ किया, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट नेम है, मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं और इसके नंबर के बारे में जानते हैं कि मुख्तलिफ़ सेल्स में इसका नंबर आया सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो नंबर कितना होता है? हमने पहले भी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन काम है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन इसका काम है। तो हम जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेल मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन सर अंजाम देते हैं।
इसके फंक्शन मुख्तलिफ होते हैं। किसी का फंक्शन ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। मतलब कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ कम एक्टिव होते हैं। मतलब इससे मुराद ये है कि कुछ सेल्स में एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है और कुछ सेल्स में एनर्जी की ज़रूरत कम होती है। तो यही वजह है कि मुख्तलिफ सेल्स में जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है उसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत कम होती है वहाँ पर इसकी ज़रूरत कम होती है। तो ये डिपेंड करता है उसका नंबर ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल, डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जहाँ पर सेल की एक्टिविटी ज़्यादा हो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे, मतलब एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जहाँ पर सेल कम एक्टिव है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे, मतलब वहाँ पर एनर्जी कम दरकार होगी, एनर्जी की ज़रूरत कम होगी, इसलिए उसकी तादाद कम होती है। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल, डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। इसमें से कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें इंतहाई कम होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेडोमोनास जो होता है इसमें सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लाइमेडोमोनास में मिनिमम नंबर है इसकी क्लेमाइडोमोनास, इसमें सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें सिर्फ 1 होता है। और कुछ ऐसे सेल्स भी है जहाँ पर उसकी तादाद इंतहाई ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंसेक्ट्स के मसल सेल को देखा जाए तो वहाँ पर 5 लाख पर सेल होते हैं, 5 लाख पर सेल होते हैं। फ्लैट मसल ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें 5 लाख पर सेल होते हैं। सेल में तकरीबन 5 लाख के करीब माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसी तरह जो जेंट अमीबा है इसमें तकरीबन 50,000 होते हैं, इसकी तादाद 50,000 होती है। तो ये था इसके नंबर का डिस्कशन। इसके बाद अगर शेप के बारे में मुताला किया जाए कि इसका शेप, तो ये अमूमन ओवल शेप्ड होता है, ये अमूमन ओवल शेप्ड होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये किस तरह होता है। अच्छा, इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इस तरह एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसके इर्द गिर्द एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि स्मूथ होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि स्मूथ होता है। फिर इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होता है जो कि इस तरह इसमें इनफोल्ड्स होते हैं, इस तरह अंदर की तरफ ये इस तरह होता है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह फोल्डेड होता है, इनफोल्डेड होता है, और बाहर वाला जो है वो स्मूथ मेम्ब्रेन है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर है इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें प्रोटीन कम होते हैं और इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन कम होते हैं, इनर में ज़्यादा होते हैं। अगर आपको याद हो जब हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ रहे थे उसके स्ट्रक्चर को, तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन होते हैं वो मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बना देती है। तो जहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा हो वो मोर सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, और जहाँ पर कम हो वो लेस सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसमें लेस प्रोटीन, तो यहाँ पर सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो इंतहाई कम होती है, तो ये परमिएबल होता है, तकरीबन ये परमिएबल होता है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, मोर प्रोटीन होते हैं।
तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। बाहर वाला परमिएबल, अंदर वाला सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अंदर वाला सेलेक्टिवली परमिएबल, बाहर वाला परमिएबल, यानी बाहर से चीज़ आसानी की तरफ अंदर इसी तरह इस जगह पर आ सकते हैं, लेकिन फिर अंदर सिलेक्शन होता है इसका कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। इसके अंदर ये जो इनफोल्ड है उसको क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टा। इसी को क्रिस्टा कहते हैं। आप कंफ्यूज न होना, जब गाल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर उसकी एलिमेंट्स जब हम पढ़ रहे थे तो इसका एक एक एलिमेंट सिस्टर्ना था और ये है क्रिस्टी। फर्क है इसमें, ये क्रिस्टी है, वहाँ पर थी सिस्टर्ना, ये है क्रिस्टी। तो ये जो अंदर की तरफ इस तरह की जो इनफोल्डिंग होते हैं उसको क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हर क्रिस्टी में। यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। इसको ऑक्सीसोम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह के प्रोजेक्शंस है, इसको ऑक्सीसोम कहते हैं या इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये इसके इम्पॉर्टेंट नेम्स है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, F1 पार्टिकल भी इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है या F0 टर्म भी यूज़ किया जाता है। F0 टर्म, F1 पार्टिकल्स, इसको F1 पार्टिकल या सिंपली F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। असल में एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पर होती है, एटीपी सिंथेसिस यहाँ पर होता है। अच्छा, इसके अंदर जो होता है मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। ये जो अंदर कंपार्टमेंट बन गया इसको कहते हैं इनर कंपार्टमेंट, और जो बाहर जो सेल्स के दरमियान बन गया ये वाला इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट, या इसको आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इसको आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं या पीरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं इसको, और पीरी माइटोकॉन्ड्रियल, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द है, पीरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको पीरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। और जो अंदर की तरफ जो स्पेस है, कंपार्टमेंट है, इसको इनर स्पेस या इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। ये कंपार्टमेंट जो इनर कंपार्टमेंट है, इनर स्पेस है, इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में मुख्तलिफ़ किस्म के इंजाइम्स, आयन्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस में ये हेल्प करता है, मदद देता है, मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चूँकि क्रेब्स साइकिल वगैरह होते हैं तो ये भी इसमें इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं जो इसको सही तरीके से प्रोसेस करता है, डन करता है। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम को कहते हैं माइटोराइबोसोम और प्लास्टिड्स के प्लास्टिडोराइबोसोम, ये हमने पढ़े थे। ये ऑर्गेनिली प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड सिर्फ यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम है वो 80S टाइप के है, लेकिन ये राइबोसोम जो होते हैं ये 70S टाइप के होते हैं। ये माइटोराइबोसोम और प्लास्टिडोराइबोसोम वो हम प्लास्टिड में फिर भी पढ़ेंगे, वो भी 70S के होते हैं। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर DNA प्रेजेंट होता है, यहाँ पर DNA प्रेजेंट होता है। इसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है।
इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये इसी मैट्रिक्स में होते हैं। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल का, जो कि सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एनर्जी प्रोडक्शन इसका मेन फंक्शन है, इसलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये सेमी ऑटोनॉमिक में स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसको क्यों सेमी ऑटोनॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं? क्योंकि ये खुदकार होता है, खुद कभी कभार कुछ ऐसे फंक्शन सर अंजाम देते हैं जो कि सेल नहीं करता, ये खुद अपने आप कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये था इसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसके बाद हम आते हैं और इसी क्रिस्टी को डिटेल के साथ पढ़ते हैं, और इसी F0 F1 पार्टिकल यानी ऑक्सीसोम एलिमेंट्री पार्टिकल को डिटेल के साथ पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह।